तो अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं और विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, विद्युत शेल के विषय में पढ़ा है। विद्युत शेल का कार्य क्या होता है कि वो परिपथ में धारा भेजता है। अब उसी सिद्धांत पर हम ये पढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। यानी जो शेल होता है वो जब परिपथ में धारा भेजता है, तो जब वो परिपथ में धारा भेजता है तो उसे कुछ कार्य करना पड़ता है। तो परिपथ में धारा भेजने पर वो जो भी कार्य करता है अथवा जो ऊर्जा वो परिपथ को देता है वही क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। इस डेफिनेशन को आप इस दोनों लैंग्वेज में समझ सकते हो कि किसी विद्युत शेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य अथवा उस परिपथ में शेल द्वारा दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो हम क्या मानते हैं कि देखिए, जो धारा प्रवाह होता है तो धारा में Q बराबर यानी आवेश का मान क्या होता है, IT होता है धारा गुणे समय। यदि T समय तक Q आवेश फ्लो किया जा रहा है तो वहाँ पर धारा कितना होगा, I होगा, Q/T। तो Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। और अगर हम ये मान लें कि उस परिपथ का जो विभवांतर है वो V है, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, QV। तो हमारा विद्युत ऊर्जा कितना होगा, W इज इक्वल टू QV। इसी पर आपको मैं इसका डेरिवेशन बताता हूँ। तो डेफिनेशन लिखेंगे कि विद्युत ऊर्जा हेडिंग रहेगा, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, शेल द्वारा किसी परिपथ में धारा प्रवाह करने पर या करने के लिए किया गया कार्य अथवा दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर ऊर्जा को U से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित किया जाएगा, U से। क्यों, क्योंकि E से एनर्जी तो होता है, बट यहाँ पर E हमने विद्युत क्षेत्र के लिए प्रयोग किया है, तो विद्युत ऊर्जा को U से प्रदर्शित करेंगे। तो डेफिनेशन लिखने के बाद, यदि परिपथ में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो कितना हो जाएगा, Q बराबर IT हो जाएगा। ये होगा ना, शेल द्वारा किया गया कार्य तथा शेल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, W बराबर QV। यही होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, या W बराबर Q इज इक्वल टू IT है, V हो गया, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू VIT। एक ऊर्जा ये हो गया, अथवा U बराबर VIT। अब ओम का नियम क्या कहता है, क्योंकि V बराबर I इंटू R होता है, तो ओम के नियम को लगाने पर ओम के नियम से यहाँ कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू V का वैल्यू IR हो जाएगा, IT हो जाएगा, U इज इक्वल टू I² RT। ये कितना हो गया, विद्युत ऊर्जा U इज इक्वल टू I² RT हो गया। और फिर इसके साथ हम क्या करते हैं, R का, इसमें R का अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू I² T अपॉन R। यही एक R का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू IR, ओम के नियम से हो जाएगा V² T अपॉन R। तो ये विद्युत ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है। इसका मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक कूलाम वोल्ट होता है। ये नोट कर लेंगे, विद्युत ऊर्जा का मात्रक कूलाम वोल्ट
होता है यह अदिश राशि होती है, यानी इसमें किसी भी डायरेक्शन की नेसेसिटी नहीं है, यहाँ पर किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कि यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें किसी भी राशि को दर्शाने के लिए दिशा का प्रयोग नहीं किया गया है। अर्थात विद्युत ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मतलब कूलॉम वोल्ट होता है। और एसआई पद्धति में इसको या इसके मात्रक को जूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। ओके, यहाँ पर जूल लिखा जाता है। अब ये तो हम पढ़ लिए, यहाँ पर आपका पॉइंट नोट रखना चाहिए क्या कि विद्युत ऊर्जा किस किस कंडीशन में हमें ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि विभवांतर दिया होता है, समय दिया होता है, धारा दिया होता है, और तब हमें जो है विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना होता है। उसके लिए फॉर्मूला होगा। और आगे अगर रेजिस्टेंस दिया है, विभवांतर नहीं दिया है, प्रतिरोध दिया है, तो हम इसको आके ज्ञात कर सकते हैं। और यदि धारा ही नहीं दिया है, हमें विभवांतर, समय और प्रतिरोध दिया है, तो यह फॉर्मूला लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों फॉर्मूले को हम यूज़ करके कहीं मतलब किसी भी सेल द्वारा किया गया कार्य अर्थात किसी भी परिपथ की विद्युत ऊर्जा को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत ऊर्जा तो समझ में आ गया, विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत ऊर्जा में क्या हुआ कि सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है वही विद्युत ऊर्जा होता है, या फिर सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है वही विद्युत ऊर्जा होती है। अब विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति उस एकांक समय में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है, एकांक समय में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है। तो अगर ये माना जाए कि टी समय में यू ऊर्जा दिया जा रहा है, टी समय में यू ऊर्जा सेल द्वारा परिपथ को दिया जा रहा है, तो विद्युत शक्ति P होगा। उसी पर आगे का डेरिवेशन बताते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अब जो हमारा अगला हेडिंग है वो ये है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इसको सामर्थ्य भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो विद्युत शक्ति क्या होता है, जैसे हम अभी पढ़े हैं कि विद्युत ऊर्जा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है या फिर सेल द्वारा किया गया कार्य होता है। अब अगर ये ध्यान दिया जाए कि यही जो ऊर्जा होती है ये कितने समय में कितनी ऊर्जा दी जा रही है, अगर ये हमको ज्ञात हो जाए कि कितने समय में कितनी ऊर्जा दी जा रही है, तो हम शक्ति वहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। यानी सेल की शक्ति कितनी है, कितनी क्षमता है, कितनी पावर है उसकी, वो ज्ञात कर सकते हैं। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे विद्युत शक्ति का। एकांक समय में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। एकांक समय में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। नीचे अथवा करके लिख लेंगे। किसी निश्चित समय के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। दोनों डेफिनेशन हमारा क्लियर है। निश्चित समय के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है, या फिर एकांक समय में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, माना किसी परिपथ में इतना बना लेंगे, माना किसी परिपथ में V वोल्ट का विभवांतर है, I धारा है, T समय में जो ऊर्जा दी जा रही है, तो शक्ति कितना होगा, इतना करेंगे। तो लिखते हैं कि माना किसी परिपथ में जिसका विभवांतर V, संलग्न प्रतिरोध R, कैपिटल R है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है, तब T समय में U ऊर्जा सेल द्वारा दी जाती है। अतः वहाँ विद्युत शक्ति
हम क्या करेंगे सबसे पहले परिभाषा अनुसार हमने क्या भी पढ़ा कि P बराबर U अपॉन T होता है, ये होता है ना, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय, यानी एकांक समय में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। इस प्रकार से अब U का वैल्यू क्या रख सकते हैं, T बराबर, अभी हमने U का वैल्यू कितना पढ़ा, VIT पढ़ा है, VIT अपॉन T, यहाँ पर T से T कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI हो जाएगा, या फिर अब V इज इक्वल टू IR भी होता है, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन T, यहाँ से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, R से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R अपॉन R, P इज इक्वल टू, ये V बराबर IR होगा, तो V स्क्वायर अपॉन, यहाँ केवल नीचे आ रहेगा ना, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। ये विद्युत शक्ति का ये तीनों सूत्र होते हैं। और चौथा ये होता है कि अगर ऊर्जा दिया गया हो, समय दिया गया हो, तो शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। अगर विभवांतर धारा दिया तो भी ज्ञात कर सकते हैं। विभवांतर ना दे करके अगर केवल धारा और प्रतिरोध दिया तो भी ज्ञात कर सकते हैं। केवल विभवांतर और प्रतिरोध दिया हो तो भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका मात्रक क्या हुआ, जूल प्रति सेकंड। ठीक, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। इससे देखिए डेफिनेशन क्लियर हो गया कि कितना जूल कार्य कितने समय में किया गया। यानी अगर 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया गया तो हमें कितनी शक्ति प्राप्त हुई, 1 जूल प्रति सेकंड। अब यहाँ पर इसका मात्रक तो ये होगा, लेकिन SI मात्रक में, SI मात्रक में इसे वाट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाट, WATT, वाट लिखा जाता है। SI मात्रक में इसे वाट लिखते हैं। इस शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। जूल प्रति सेकंड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे। यानी अगर 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में हो रहा है, अथवा 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में दिया जा रहा है, तो 1 वाट की शक्ति वहाँ पर प्राप्त होती है। इसको आप नोट करिए, अच्छे समझिए। और इस पर जितने भी क्वेश्चन अभी तक बुक में, न्यूमेरिकल में, एग्जाम्पल्स में दिए हैं, वो सभी आप सॉल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको फिज़िक्स में देना है, क्योंकि एक टफ सब्जेक्ट नहीं होता है, बट इस पर माइंड में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप प्रिपरेशन करते जाइए, आपका कोर्स भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा मत सोचो कि मैं भूल गया, कन्फ्यूजन कोई हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जो नोट्स बनाए उसको पीछे का खोल करके उस टॉपिक को फिर से रिपीट करिए, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम अगली हेडिंग कल पढ़ाएंगे। इतना आप लोग प्रिपरेशन कीजिए।